नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो राजस्थान जन की पुस्तक आती है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये पुस्तकें दोस्तों जो हैं वो आपके लिए सभी बच्चों की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी सीरीज़ को हम शुरू जो है वो कर रहे थे। ठीक है, हम कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कक्षा 10 की छठा अध्याय जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्पकला के विभिन्न आयाम। इस अध्याय के बारे में बात कर रहे थे। 360 पेज की पूरी PDF है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न से हमको पढ़ना बाकी रह गया था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं सेशन को। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वह किस पठार पर स्थित है दोस्तों? तो मैसा का पठार पर स्थित है। ठीक है, स्थापत्य कला से यदि कोई से प्रश्न बनते हैं तो इस सीरीज से आपको बनने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न मिलान कीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर उसके मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कक्षा 6 जो पुस्तकें होती हैं, कक्षा 6 से 12 की राजस्थान जन की पुस्तकें होती है जो आपकी NCERT और RBS से प्रमाणित होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये प्रश्न जो है वो छपते ही छपते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का कि चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं दोस्तों? तो 3 प्रमुख साके हुए हैं। चित्तौड़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए? तो 3 साके हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि चित्तौड़ का जो पहला साका है दोस्तों वह किस शासक के काल में हुआ था? तो रावल रतन सिंह के काल में होता है 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में होता है चित्तौड़ का पहला शाखा होता है 1303 में। 1301 में कहाँ पर होता है? कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। क्या कमेंट करोगे आप, मुझे पता आप नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, 1301 में होता है दोस्तों रणथंभौर में। जलदुर्ग होता है, क्या कहते हैं जल जौहर होता है। ठीक है, और 1301 में होता है रणथंभौर में, याद रखिएगा। ठीक है, कॉफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो है वो किसके आक्रमण से हुआ था दोस्तों? तो बहादुर शाह का नाम आता है 1534 में। अगला है प्रश्न है 25 नंबर का कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा किसके काल में हुआ है? तो उदय सिंह के काल में होता है, 1567 में होता है। सीधी सी बात है, तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा उदय सिंह के काल में होता है 1567 में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 में होता है बहादुर शाह के नेतृत्व में, मतलब नेतृत्व नहीं, इनके समय में। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 ईस्वी में होता है, तो याद रखिएगा ये 25 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न है। देखिए अपना थोड़ी गला भी ख़राब हो रहा है और थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप थोड़ा सा। हाँ, PDF तो आप डाउनलोड कर ही पाएंगे, बता दिया है मैंने कहाँ से डाउनलोड करनी, लिंक आपको मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 26वां प्रश्न है अपना कि चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार हैं दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? तो दोस्तों ये हैं अपने 7 द्वार हैं। ठीक है, और क्रमशः आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं इनके। तीसरा द्वार क्या है, पहला द्वार कौन सा होता है? गणेश। ठीक है, वो मैं आपको विशेष तरीके से और बता दूंगा आप इनको। 27वां प्रश्न है कि कटारगढ़ जो है वो किस दुर्ग का एक भाग है दोस्तों? तो वह है कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ जो है वो किस दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़ का भाग है। 28वां प्रश्न है कि किस दुर्ग को मेवाड़ की जो है वो आँख कहा जाता है या मेवाड़ की तीसरी आँख के नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ नहीं होगा यहाँ पर, है ना, कटारगढ़ याद रखिएगा, कटारगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ नहीं होगा। ठीक है ना, मेवाड़ की तीसरी आँख या मेवाड़ की जो आँख है वो कटारगढ़ को माना जाता है, जो कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, एक लघु दुर्ग है। अगला प्रश्न है 29वें नंबर का कि कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से गिरा हुआ है? तो 36 किलोमीटर परकोटा जो है वो वहाँ से गिरा हुआ है। 30वां प्रश्न है कि कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की जो तुलना है वो किससे की थी? तो एट्रुस्कन वास्तु के द्वारा की जाती है। एट्रुस्कन जो वास्तु है उसके कर्नल टोड ने जो है कुंभलगढ़ की तुलना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जो मुख्य शिल्पी था दोस्तों वह कौन है? तो मंडन का नाम आता है। ठीक है, मंडन एक ब्राह्मण जो थे वही मुख्य शिल्पी हैं किसके? कुंभलगढ़ दुर्ग के। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 31वें नंबर का कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से देखने पर सिर की जो पगड़ी है वह गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया था। और कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो कुंभल के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है। ठीक है, एक लघु प्रकार का दुर्ग है कुंभलगढ़ का ही, तो वहीं पर, हाँ, वही जहाँ पर बादल महल में महाराणा प्रताप, शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो है वो जन्म होता है दोस्तों, तो कुंभलगढ़ के अंदर ही होता है। और वहीं पर कर्नल टोड ये गया था, अबुल फजल जब गया था तो उसने कहा था कि मैं जब नीचे से ऊपर देख रहा हूँ ना तो पगड़ी गिर रही है, अर्थात इतना ऊंचाई पर बना हुआ है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा इसका कहने का अर्थ ये था कि यदि कोई इसकी तरफ देखता है तो पगड़ी का गिर जाना अर्थात उसकी इज्जत का सवाल होता है। ठीक है, अर्थात इस दुर्ग पर नज़रें रखने वाले लोगों समझ जाना कि यहाँ पर
यदि आप आक्रमण करने का सोच रहे हैं तो आपकी पगड़ी नामक जो आपकी इज्जत है वह गिर सकती है यहाँ पर आक्रमण करने पर। ठीक है, तो इस तरीके से कहा गया था। अबुल फजल ने ये क्या कहा, इसने बहुत सारी बातें कही, रवड़ता रहा और बहुत सारी बातें कही इसने। ठीक है, तो बस आपको तो याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब तक आप दोगे तब तक इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। अब मैं एनसीईआरटी और आरबीएससी को भी कहना चाहता हूँ, यदि सुधार हो सके तुम में, यदि तुम में अगर दिमाग थोड़ा सा भी हो, तो इन मुग़लों को पढ़ाने के अलावा तुम्हें यदि टाइम मिले, मुग़लों का कंटेंट डालने के अलावा तुम्हें यदि टाइम मिले, तो तुम कभी वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप के बारे में बताइएगा, छावा के बारे में बताइएगा, अपने उन राजाओं उन महाराजाओं के बारे में विस्तृत तरीके से बताइएगा जो महान वास्तविक थे। उनको मत बताइए जो आप क्या कहूँ, छोड़ो यार छोड़ो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा, सीधी सी बात है। चलिए।